इग्नू के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम में मैं आप सभी हिंदी के प्यारे प्यारे छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप यह जानते ही हैं कि हम MHD 04 की इकाई 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हमने बात करनी है इसी कोर्स की अगली इकाई 5 पर। इकाई 5 के बारे में मैं आपको बताऊं तो इससे पहले मैं आपको यह बताना आवश्यक समझता हूं कि अब तक हम भारतेंदु जी के बारे में और उनके नाटक अंधेर नगरी के बारे में तथा जयशंकर प्रसाद जी के नाट्य दृष्टि और उनके नाटक जो हैं स्कंदगुप्त पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज की इस इकाई में हम बच्चों स्कंदगुप्त की में जो इतिहास दृष्टि है, ठीक है, और स्कंदगुप्त नाटक के भीतर जो राष्ट्रीय चेतना, उस पर हम इस कक्षा में विचार करने वाले हैं। राष्ट्रीय चेतना इस नाटक में कैसे उजागर हुई या राष्ट्रीय चेतना से यह नाटक कैसे जुड़ा हुआ है, या इतिहास हम कहते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक जो है वो एक ऐतिहासिक नाटक है, वो कैसे, ऐसी सब बातों पर हम इस इकाई में चर्चा करने वाले हैं। तो इस इकाई में प्रसाद जी की जो ऐतिहासिक दृष्टि है और जो वर्तमान संदर्भ हैं, ठीक है, और स्कंदगुप्त में जो चरित्र चित्रण की विशिष्टताएं हैं, उन सब बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो स्कंदगुप्त नाटक जो है, स्कंदगुप्त इतिहास पर आधारित नाटक है। इस नाटक की रचना में इतिहास का किस हद तक निर्वाह हुआ है और कल्पना का संयोजन इतिहास के साथ किस रूप में हुआ है, इन सब बातों पर विचार किया गया है। स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक होते हुए भी वह इस अर्थ में समकालीन है कि उसे प्रसाद के समय की राष्ट्रीय स्थितियों से प्रेरित होकर लिखा गया है। ठीक है, तो समझने वाली बात है बेटे कि नाटक की कथा वस्तु है वो ऐतिहासिक है, ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक होते हुए भी वह इस अर्थ में समकालीन है कि उसे प्रसाद के समय की जो राष्ट्रीय स्थितियां थी, उस समय राष्ट्र की जो स्थिति थी उससे प्रेरित होकर लिखा गया है। राष्ट्रोत्थान की भावना इस नाटक की भी मूल चिंता है। पराधीनता से राष्ट्र की मुक्ति और इसके लिए सामूहिक प्रयत्न को उन्होंने स्कंदगुप्त के समय के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। इसी कारण इस नाटक में जो व्यक्त जो राष्ट्रीय भावना है और प्रसाद के समय की जो विशिष्टता है वह उल्लेखनीय मानी गई है। प्रसाद के नाटकों में घटना की बाहुल्यता होते हुए भी, घटनाओं की, जब आप स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस नाटक में घटनाओं की बाहुल्यता है, बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन घटनाओं की बाहुल्यता होने के कारण भी या उसके बाद भी इसे घटना प्रधान नाटक जो है वह नहीं कहा जा सकता। प्रसाद के नाटकों को आमतौर पर चरित्र प्रधान नाटक माना जाता है। चरित्र चित्रण की पद्धति और पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं जो हैं उन पर विचार करना प्रसाद के नाटकों को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो इस इकाई में हम यही करने वाले हैं कि स्कंदगुप्त जो नाटक का नायक है, जिसके नाम पर इस नाटक का नाम रखा गया है, तो उसके चारित्र की जो विशेषताएं हैं उस पर भी हम थोड़ा सा विचार करेंगे और उन विशेषताओं के आधार पर ही हम इस नाटक को समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर हम इस दृष्टि से इन पक्षों से नाटक पर विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको नाटक को समझने में बहुत आसानी होगी और आपको नाटक जो है वह जल्दी समझ में आ जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक इतिहास पर आधारित है। इस नाटक की रचना में इतिहास का किस हद तक निर्वाह हुआ है
और कल्पना का संयोजन इतिहास के साथ किस रूप में हुआ है, इस पर भी विचार हम कर रहे हैं। स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक होते हुए भी इस अर्थ में समकालीन है कि उसे प्रसाद के समय की राष्ट्रीय स्थितियों से प्रेरित होकर के लिखा गया है। प्रसाद के नाटकों में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि घटनाओं की बाहुल्यता है, लेकिन घटनाओं के साथ साथ उसमें पात्रों के चरित्रों की भी बाहुल्यता है और पात्रों के चरित्रों के आधार पर ही हमें इस नाटक को समझने का प्रयत्न करना है। आप अगर प्रसाद की रचनाओं से गुजरे होंगे तो आपने यह पाया होगा। प्रसाद की रचनाओं से गुजरे होने का अर्थ है कि आपने अगर ये रचनाएं पढ़ी हैं। कुछ बच्चे को शायद मेरी भाषा जो है वो थोड़ी क्लिष्ट लगे, थोड़ी आपको ऐसा लगे कि सर ने पता नहीं क्या बोल दिया, आपको समझ ना आया हो, तो मैं साथ साथ अपनी भाषा को बाद में आसान भी करता चला जाता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अपनी बात पूरी तरह से समझा पाऊँ। तो मेरे कहने का बेटे अर्थ क्या है, भाव क्या है कि जिन विद्यार्थियों ने प्रसाद जी के नाटकों को पढ़ा है, चाहे वो चंद्रगुप्त नाटक हो, चाहे स्कंदगुप्त नाटक हो, अगर आपने उनके नाटकों को पढ़ा है तो उनकी अभिरुचि इतिहास के प्रति बहुत गहरी, आपने ये पाया होगा, आपको ये समझ आ गया होगा कि जयशंकर प्रसाद जी के लगभग सभी नाटक जो हैं वो इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति वह खास लगाव रखते हैं। उनकी प्रायः सभी रचनाएं या तो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं या पौराणिक आख्यानों पर या ऐतिहासिक कल्पना पर। लेकिन इसका अर्थ बेटे यह बिल्कुल नहीं है कि उनका वर्तमान में उनकी कोई रुचि नहीं है, वर्तमान से उनका कोई लेन देन नहीं है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो इतिहास की ओर जाने की वजह ही वर्तमान है। यह उनकी रचनात्मकता की खास विशेषता है कि वे इतिहास के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं को समझना और उनको हल करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटे, ये तो बड़ी साधारण सी बात है कि अगर एक अध्यापक मान लो क्लास में पढ़ा रहा है, एक अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा है और अगर हम खासकर गणित के विषय की बात करें, है ना, या इतिहास के विषय की बात करें या किसी अन्य लिटरेचर के किसी विषय की बात करें, तो अध्यापक अक्सर क्या करता है कि बच्चों को जो उनका गणित का सम है, सवाल है, उसको वो उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता है कि देखिए जी ऐसा, इस उदाहरण में ऐसा हुआ है, और अगर हम यही फार्मूला, यही उदाहरण इस नए सवाल पर फिट करते हैं तो इसमें भी ऐसा ही रिजल्ट हमें सामने मिलेगा। तो जयशंकर प्रसाद जी भी वो उनके समय की जो वर्तमान, उस समय की जयशंकर प्रसाद जी के वर्तमान समय की, तत्कालीन समय की जो समस्याएं थी, चाहे वो समस्याएं धर्म से जुड़ी हुई हों, चाहे वो समस्याएं राजनीति से जुड़ी हुई हों, चाहे वो समस्याएं किसी अन्य विषय से, मानव से जुड़ी हुई हों, स्त्री पक्ष से जुड़ी हुई हों या पुरुष समाज से जुड़ी हुई हों या समाज के किसी विशेष वर्ग से या किसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हों, तो ऐसी ही समस्याओं को आधार बनाया उन्होंने और वर्तमान की कथा को आधार बनाकर ऐसी ही समस्याओं को पाठक के सामने जो रखने का उन्होंने भरसक जो है वो प्रयास किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राष्ट्रीयता की भावना जो है वो धीरे धीरे पनप रही थी। जैसे हम पहले ये बात कर चुके हैं कि उनका दौर जो था वो अंग्रेजी शासन का दौर था, तो अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उसमें राष्ट्रीयता की भावना जो है वो धीरे धीरे लोगों में पनप रही थी। विभिन्न भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय समुदायों में बंटे इस विशाल देश को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांधना इतना आसान काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो लेखक थे, जो रचनाकार थे, उन्होंने ऐसी कोशिश निरंतर जारी रखी और प्रसाद जी ने राष्ट्रीय जीवन की इन्हीं समस्याओं को स्कंदगुप्त में भी उठाया है। स्कंदगुप्त में व्यक्त चरित्र सृष्टि और जीवन मूल्य पर भी गहनता से विचार किया गया है।
प्रसाद के इस नाटक में बहुत अधिक पात्र हैं, लेकिन उनका चित्रण जो है वो है अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया है। प्रसाद अपने पात्रों के बाह्य जीवन को राष्ट्रीय जीवन की गतिविधियों और परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में रखकर देखते हैं और आंतरिक जीवन को व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक सत्य के संदर्भ में रख के देखते हैं। और इन दोनों पक्षों का संयोजन वह इस प्रकार करते हैं कि इतिहास और वर्तमान, व्यक्ति और समाज नितांत विलक्षण रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। ठीक है, तो ये बात भी बेटे इनके नाटकों की एक विशेषता में रखी जा सकती है। प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों का सृजन सभिप्राय किया। अपने ऐतिहासिक नाटकों में अतीत के जीवनादर्शों एवं देशभक्ति के स्वरूप धर्म, चिरंतन तव और गौरव गायन अपने युग की राष्ट्रीय चेतना को प्रेरित करने के लिए ही उन्होंने किया है। उन्होंने छायावादी रोमांस प्रवणता के साथ स्कंदगुप्त के प्रेम के स्वरूप धर्म को उसी रूप में रूपायित किया है जैसा उनके अपने युग में था। ठीक है, तो जैसे देखिए एक बड़े अच्छी बात है कि लेखक जो देखता है, लेखक राइटर जो अपने समाज में होता हुआ देख रहा है या भोग रहा है, उसी का व्याख्यान वो अपनी रचनाओं में करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है जयशंकर प्रसाद जी के नाटक के बारे में या उनकी नाट्य दृष्टि के बारे में, यद्यपि प्रसाद के नाटक जो हैं वो ऐतिहासिक हैं, भले ही प्रसाद के नाटक क्या हैं, ऐतिहासिक हैं, पर उनमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का जो आभास है वह भी हमें मिलता है। ठीक है, हम उन्हें केवल ऐतिहासिक नहीं बोल सकते। हम ऐसा नहीं बोलते सकते कि प्रसाद जी के नाटक केवल ऐतिहासिक हैं, आधुनिक या वर्तमान समय या प्रसाद जी का जो तत्कालीन समय था उससे जुड़े हुए वो नहीं हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ऐतिहासिक हैं पर उनमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का आभास जो है वह इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है। और यह बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप रंग जो है वह बराबर मिलता है। कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, इन सभी नाटकों में आधुनिक युग की जिन समस्याओं का चित्रण हुआ है उनसे यह विदित होता है। जैसे प्रसाद अतीत के इतिहास में अपने समय की राष्ट्रीय जातीय चिंताओं तथा स्वातंत्र्य के प्रयत्नों और व्यवधानों को प्रतिबिंबित करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो प्रसाद जी वस्तुतः अतीत को वर्तमान से कटा हुआ कालखंड नहीं मानते थे। वे इतिहास की इस प्रक्रिया को समझते थे कि कैसे कैसे इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती है। इसी प्रक्रिया को दृष्टि में रखकर ही प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक रचे हैं। उनकी इतिहास संबंधी जो धारणा है सभ्यता और संस्कृति की धारणा से मिली हुई है और यह व्यापक है। इतिहास विषयक अपनी इस समझ का संकेत देते हुए अजातशत्रु की भूमिका में वह स्वयं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इतिहास से प्रायः घटनाओं की पुनरावृत्ति होती देखी जाती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसमें कोई घटना होती ही नहीं, किंतु असाधारण नई घटना भी भविष्य में फिर होने की आशा रखती है। मानव समाज की कल्पना का भंडार जो है वो अक्षय है। क्यों? क्योंकि वह इच्छा शक्ति का विकास है। इन इच्छाओं का, अपने भीतर जो इच्छाएं छुपी हुई हैं, इन इच्छाओं का, कल्पनाओं का मूल सूत्र बहुत ही सूक्ष्म
और अपरिस्फुट होता है। जब वह इच्छा प्राप्ति किसी व्यक्ति या जाति के केंद्रीभूत होकर अपना सफल विकसित रूप धारण करती है, तभी इतिहास की सृष्टि होती है। इसी नज़रिए से इतिहास को देखते हुए वे किसी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए इतिहास के आईने का उपयोग अपेक्षित मानते हैं। विशाख की भूमिका में उन्होंने लिखा है, इतिहास का अनुशीलन किसी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। हमारी गिरिदशा को उठाने के लिए हमारी परंपरा के अनुकूल जो हमारी जातीय सभ्यता है, उससे बढ़कर उपयुक्त और कोई भी आदर्श हमारे अनुकूल होगा ही नहीं। इसमें हमें पूर्ण संदेह है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्राकंड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। इससे बेटे एक बात स्पष्ट होती है। क्या बात स्पष्ट होती है? इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रसाद ऐतिहासिक इतिवृत्त में जातीय जीवन को संबंधित करने वाले उन परंपराशील आत्मिक प्रेरकों से हमारा साक्षात्कार करवाना चाहते हैं जो हमें हमारे अपने वर्तमान जीवन को संस्कार देते हुए हमारी जातीय जय यात्रा को अग्रसर करते हैं। यह केवल युद्धों का वर्णन ही नहीं, उनकी ऐतिहासिक दृष्टि की सीमा नहीं है। ठीक है, तो युद्धों का वर्णन ही नहीं, उनकी ऐतिहासिक दृष्टि की सीमा भी है नहीं है। विषम संकट काल में प्रसाद ने भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक चेतना के स्वर को अपने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से बड़ी प्रखरता के साथ व्यंजित किया था। ठीक है, विषम संकट काल में प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक चेतना के स्वर को अपने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से बड़ी प्रखरता के साथ पाठक के सामने व्यंजित किया था। उनके नाटकों में व्यंजित सांस्कृतिक प्रेरकों को देखकर ही यह कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक काल्पनिक और स्वतंत्र नहीं, वे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हैं। ठीक है, ऐतिहासिक भी हैं और सांस्कृतिक भी हैं। ऐतिहासिक नाटकों की रचना करते हुए भी देश के तत्कालीन संपूर्ण वातावरण का भी उन्होंने ध्यान रखा है। वहाँ भी युग की वस्तु से भिन्न कोई वस्तु वे नहीं लाए हैं। उनके नाटकों में इसी कारण एक संपन्नता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का यह कथन इस बात को स्पष्ट करता है। ठीक है, उनके नाटकों में क्या है, एक संपन्नता है। और ये संपन्नता कैसे है, इस बारे में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं, उनका एक कथन है। वो कथन सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। उनका ये जो कथन है संपन्नता के विषय में, वह इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में बड़ी कुशलता के साथ, प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी सजगता के साथ अपने समय की वर्तमान राष्ट्रीय जीवन की जो समस्याएं हैं उनका चित्रण किया है। उनसे वर्तमान की चेतना को नव जागरण का आलोक मिलता है। प्रसाद के नाटक स्पेनिश कवि और नाटककार लोरका के इस विचार से मेल खाते हैं कि रंगमंच किसी देश के आत्मिक उन्नयन के सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक साधनों में से है। वह ताप मापक यंत्र है जो उसके उत्थान और पतन को अंकित करता है। इसीलिए जातीय संस्कृति के साथ उसके अपने रंगमंच का अटूट रिश्ता होना जरूरी होता है। प्रसाद के नाटकों में अपने जातीय रंगमंच की संस्कृति जो है वो व्यक्त हुई है। उनके नाटकों में राष्ट्र के प्रति त्याग और आत्मोत्सर्ग की जो भावना है वह व्यंजित है।
वह परंपराशील सांस्कृतिक प्रेरकों और आदर्शों से रची गई है। स्कंदगुप्त नाटक गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध सम्राट स्कंदगुप्त से संबंधित है, जिन्होंने 5वीं सदी में उज्जैन पर शासन किया था और भारत के उत्तर तथा पश्चिम के क्षेत्रों से विदेशी आक्रमणकारियों, शकों और हूणों के राज्यों को समाप्त किया था। वह समय एक और विदेशी हमलावरों से त्रस्त था, तो दूसरी ओर भारत के विभिन्न प्रांत आंतरिक कलह से ग्रस्त थे। इसी स्थिति का लाभ उठाकर शकों और हूणों ने भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्रों पर अपना राज्य जो है वो स्थापित करने में सफलता अर्जित कर ली थी। क्यों? क्योंकि हम जो भारतीय हैं हमारे में एकता की कमी थी और हमारे में भाषा को लेकर, क्षेत्रों को लेकर, धर्म को लेकर, है ना, आपसी सद्भावना नहीं थी। और इसी आपसी सद्भावना ना होने के कारण जो विदेशी ताकतें थीं उन्होंने भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अपना राज्य जो है वो स्थापित करने में सफलता अर्जित कर ली थी। स्कंदगुप्त ने विदेशी आताताइयों से मुक्ति इसीलिए प्राप्त की क्योंकि उसके मन में राज्य प्राप्ति की लालसा नहीं थी, अपितु राष्ट्र की सेवा करने और उसे दासता से मुक्त कराने की उसकी इच्छा थी। और इसी के लिए उसने विभिन्न समुदाय और प्रांतों को एकजुट किया। प्रसाद का ये जो नाटक है स्कंदगुप्त, इस नाटक में इतिहास का यह चित्रण वर्तमान समय की चुनौतियों से प्रेरित था। देश में राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के लिए यह बहुत आवश्यक था बच्चों कि लोग धर्म, क्षेत्र, भाषा और जातिगत भेदभावों से ऊपर उठें और सद्भावना और एकता का परिचय दें। बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के कलह का लाभ जिस प्रकार हूणों ने उठाया, वैसा ही लाभ हिंदू और मुस्लिम कलह का किसने उठाया था? अंग्रेजों ने। राष्ट्रीय चेतना के इसी संदर्भ का विश्लेषण जो है वह इस नाटक में और विशेषकर नाटक की इस इकाई में किया गया है। तो ये बात बहुत समझने वाली है कि एकता और अखंडता, अगर हम भारतीयों में एकता और अखंडता है तो कोई भी विदेशी शक्ति जो है वो उन पर राज नहीं कर सकती। इतिहास की रचना के लिए प्रसाद ने कल्पना का सहयोग लिया। विभिन्न पात्रों की सृष्टि में और घटनाओं के निर्माण में इसी कल्पनाशीलता के बल पर वे ऐसा प्रभावशाली नाटक लिख सके जिसका कथा संयोजन ही नहीं अपितु चरित्र चित्रण भी अत्यंत विशिष्ट ढंग का है। प्रसाद नाटकों में रस को भी काफ़ी महत्व देते हैं, लेकिन उनके नाटक संस्कृत नाटकों की तरह रस प्रधान नहीं है। उनमें किसी एक स्थायी भाव की प्रधानता नहीं है। रस को महत्व देने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि नाटक को न तो सुखांत और ना ही दुखांत रूप में वह रचते हैं। स्कंदगुप्त में भी यही विशेषता हम लोग देखते हैं। विदेशी आताताइयों से राष्ट्र को मुक्त कराने में जो सफलता स्कंदगुप्त को हासिल होती है, उसके बावजूद उसके जीवन में जो अवसाद है वह अंत तक बना रहता है। इस एक तरह की नीति जो है वो पहले से ही निश्चित प्रतीत होती है। ठीक है, तो यह नीति जो है यह लेखक के द्वारा पहले से ही घड़ी हुई महसूस होती है। तो ये थी बेटे हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की स्कंदगुप्त नाटक के बारे में और विशेषकर जो जयशंकर प्रसाद जी हैं जो स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता हैं, उनकी नाट्य दृष्टि के बारे में। अब तक आपको बेटे यह तो समझ आ गया होगा कि स्कंदगुप्त नाटक जो है वह एक ऐतिहासिक नाटक है और इसमें
पात्रों की संख्या जो है वो बहुत है, घटनाएं बहुत हैं, दृश्य बहुत हैं, लेकिन फिर भी रंगमंच की दृष्टि से यह नाटक जो है वो सफल माना गया है। क्यों? क्योंकि जो यह नाटक है स्कंदगुप्त, यह केवल एक ऐतिहासिक घटना ही नहीं है, अपितु यह जयशंकर प्रसाद जी का जो तत्कालीन समय था, उस समय की जो परिस्थितियां थीं, उस समय का जो समाज था, उस समय मानव जिन विषमताओं से गुजर रहा था, उन सब विषमताओं का चित्रण भी लेखक ने अपने इस नाटक में करने का भरसक प्रयास किया है। लेखक ने पाठक को यह बात भी समझाने की कोशिश की है कि लड़ाई भले ही हमारी भीतरी हो, भले ही हम धर्म के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, भाषा के आधार पर अलग अलग वर्गों में बंटे हुए हैं, लेकिन अगर हमने देश की मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी है तो हमें एकजुट होना आवश्यक है। और अपने इस नाटक के माध्यम से लेखक यही बात जो है वो पाठक को समझाने की कोशिश करते हैं। भले ही भाषा में क्लिष्टता है, भले ही भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रधानता है, भले ही भाषा में तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, लेकिन उसके बावजूद भी यह नाटक जो है, यही नाटक नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जयशंकर प्रसाद जी के सभी नाटक, चाहे वो चंद्रगुप्त नाटक हो, स्कंदगुप्त नाटक हो, ध्रुवसामिनी हो, है ना, तो सभी नाटक जो हैं वह बहुत सफल माने गए हैं। और जयशंकर प्रसाद जी, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उन्हें हम छायावादी कवि मानते हैं, तो उनकी इन रचनाओं में कहीं कहीं छायावादिता जो है वह छायावादिता के दर्शन भी हमें कहीं कहीं मिलते हैं, चाहे वह उनकी भाषा के रूप में हो, चाहे उन पर इस बात का प्रभाव हो वर्तमान समय का। तो ये थी बेटे हमारी आज की वीडियो। आशा है आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से स्कंदगुप्त नाटक को समझने में भी आसानी होगी। मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध और है बच्चों कि आप कोशिश करो कि नाटक की मूल कृति जो है वो अवश्य पढ़ो, क्योंकि मैं आपको पहले भी बहुत बार अपनी हर वीडियो में यह बताता हूँ कि जब हम नाटक की मूल कृति पढ़ते हैं, मूल रचना को पढ़ते हैं, तब हमें नाटक को समझने में और नाटककार की सोच को समझने में, उसकी दृष्टि को समझने में बहुत ही ज़्यादा सहायता होती है। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।